नाजरीन, आपका आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मऊ ज़िले में मास्टर इजहारुल हक साहब समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबरों में से एक हैं और काफ़ी अरसे तक समाजवादी पार्टी की इन्होंने खिदमत की। अब जाकर समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी एग्जीक्यूटिव मेंबर बनाया है और उसकी वजह से आज बहुत चर्चा हो रही है, काफ़ी लोग खुशी मना रहे हैं। आज हमारे साथ मास्टर इजहारुल हक अंसारी साहब बैठे हैं, हम उनसे रूबरू होते हैं और बात करते हैं, जानना चाहते हैं। मास्टर साहब, सबसे पहले आपको मुबारकबाद है कि आपको उत्तर प्रदेश समाजवादी में एग्जीक्यूटिव मेंबर बनाया गया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले मैं आपके चैनल को और आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आज आपने हमको मौका दिया और आज मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा वफादार, जनगणु और राजनीति पार्टी के लिए मैदान में, फील्ड में अच्छा काम करने वाले कार्यकर्ताओं को, छोटे कार्यकर्ताओं को हमेशा सम्मान दिया है और मुझे देर आए दुरुस्त आए जो उन्होंने सम्मान दिया, मैं इसका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने और उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी की मंजूरी से मुझे आज उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की एग्जीक्यूटिव कमेटी में मेंबर जो है नामित किया गया। मैं इसको लेकर बहुत खुश हूँ कि पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है, मैं इसको बड़ी वफादारी और मेहनत के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में अहम भूमिका अदा करके पार्टी उम्मीदवारों को जिताने का प्रयास करूँगा। जहाँ तक बात है, अब इलेक्शन का ऐलान हो चुका है और मऊ में आखिरी फेज में इलेक्शन है। राजू राय को घोसी पार्लिमानी हलके से उम्मीदवार बनाया गया है। राजू राय को आप किस पोजीशन पे देख रहे हैं? क्या है मऊ या घोसी पार्लिमानी हलके में समाजवादी की अहमियत? देखिए, पूर्वांचल के इस पार्चबानी मानचेस्टर के क्षेत्र उत्तर प्रदेश के इलाके को बहुत तारीखी और ऐतिहासिक माना जाता है और यहाँ से बड़ी बड़ी शख्सियात चुन के हिंदुस्तान की महापंचायत में पहुँची हैं। राजू राय एक बहुत अच्छे पार्टी के निष्ठावान और वफादार सिपाही हैं और हमेशा एक बार जब उन्होंने चुनाव लड़ा था तो उस चुनाव के बाद भी बराबर उनका इस क्षेत्र में आना, लोगों के दुख दर्द में शामिल होना उनकी जो है प्राथमिकता रही है और उन्होंने हमेशा हिंदू मुस्लिम भाईचारे का उन्होंने संदेश दिया और सभी को हमेशा खुशहाली और इस क्षेत्र में विकास के लिए हमेशा वो प्रयासरत रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि पार्टी ने एक अच्छे प्रत्याशी के रूप में राजू राय को हम सबको दिया है और हम सभी लोगों का प्रयास होगा, हम सभी लोगों की कोशिश होगी कि राजू राय को हम उनको सफल बना के हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में भेजें ताकि यहाँ की बुजुर्गों की समस्याएं, किसानों की समस्याएं, छात्रों की समस्याओं को वहाँ पे उजागर करें और हम विकास और अपने जो हमारी समस्या है उसका समाधान निकले और हम विकास और तरक्की की तरफ अग्रसर हो सकें। कैसे तोड़ पाएंगे राजू राय, जबकि एक बार इलेक्शन लड़े थे समाजवादी पार्टी से तो 1,65,000 के लगभग वोट पाए थे और यहाँ पे जीतने के लिए तकरीबन 3.5 लाख के आसपास वोट चाहिए। अलायंस से पहली बार लड़ रहे हैं, कैसे उस तिलिस्म को तोड़ पाएंगे? क्योंकि इसके पहले सपा बसपा के उम्मीदवार अतुल राय जीते थे अलायंस में, लेकिन आज सपा बसपा का नहीं है, कांग्रेस का, लेफ्ट का और समाजवादी पार्टी का अलायंस है। तो क्या समझते हैं कि राजू राय इतने मजबूत होंगे? राजू राय सारे प्रत्याशियों में, चाहे वो बसपा का प्रत्याशी हो, चाहे वो एनडीए का प्रत्याशी हो, उसमें सभी में राजू राय सबसे मजबूत प्रत्याशी के रूप में इसलिए है कि जनता के बीच में हमेशा उन्होंने दुख दर्द को बांटने का काम किया है। लेकिन एक सवाल ये है कि राजू राय पे अक्सर ये इल्ज़ाम लगते हैं कि वो पब्लिक के बीच नहीं आते, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, इसके बारे में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि राजू राय पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय सचिव हैं और पूरे देश की समस्याओं के बारे में उनको जानने का पार्टी ने अधिकार दिया है। इस मुद्दे को लेकर वो हमेशा पूरे देश के अंदर वो किसानों, मजदूरों, छात्रों की समस्याओं को लेके वो इसके बारे में
हमेशा तफ्तीश करते हैं और ढूंढते रहते हैं कि कहाँ पे क्या समस्याएं हैं। और जब भी मौका लगता है, अब तो उन्होंने यहाँ पे अपना घर भी स्थापित कर लिया है और सीधे आते हैं तो यहीं पे ठहरते हैं और सुबह उठते हैं तो फ़ौरन क्षेत्र में जाते हैं जहाँ समस्याएं हैं, जहाँ कोई बीमार है, कोई परेशान है, किसी की डेथ हो गई है, सबके दुख दर्द में शामिल होते हैं और समस्याओं के निदान के लिए हमेशा वो डीएम से मिलते रहते हैं, यहाँ के जिलाधिकारी से मिलते हैं। किस मुद्दे पे इलेक्शन होगा इस बार का इलेक्शन, किस मुद्दे पे? इस दफा 2024 के लोकसभा का चुनाव बेरोजगारी के सवाल पर होगा, झूठ के सवाल पर होगा, महंगाई के सवाल पर होगा और जीएसटी के सवाल पर होगा। जो इन्होंने ये दुकानदारों को जो आम व्यापारियों के साथ उन्होंने धोखाधड़ी की उसके सवाल पर होगा, नोटबंदी के सवाल पर होगा, है किसानों को जो उन्होंने एमएसपी नहीं दिया उसके सवाल पर होगा, जो उन्होंने एक वर्ग के लोगों को पीड़ित किया उसके सवाल पर चुनाव होगा। जो लेकिन आप ये कहते हैं कि एक वर्ग के लोगों को पीड़ित किया है, जबकि गवर्नमेंट कहती है, जो बीजेपी कहती है कि हमने सबका साथ सबका विकास किया। उन्होंने सबका साथ सबके विकास का एक झूठा नारा है। जिस तरह से इनका हर वादा झूठा होता है, आपको मालूम होगा कि इन्होंने जब सबसे पहले ये सत्ता में आए थे तो इन्होंने 15 लाख का नारा दिया था। उसके बाद इन्होंने जो है 10 किलो अनाज पर आ गए और अब ये देश के लोगों को कटोरा देने का काम करेंगे, कटोरा बांटने का। 10 किलो अनाज की 5 किलो अनाज? 5 किलो अनाज मानिए, 5 किलो अगर गेहूँ और चावल मिला लिया जाए तो 10 किलो माना जाएगा। नहीं, 5 किलो में 3.5 किलो, 5 किलो माना जाए। 5 किलो हम मानते हैं, 5 किलो जनता कहती है तो नहीं ये मिलता है 1 यूनिट पे 5 किलो मिलता है। 5 किलो मिलता है। 5 किलो ये गले पर आए और इसके बाद अब देश की जनता को ये कटोरा भी देने का काम करेंगे। लेकिन जहाँ पे इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस का कहना है कि जमहूरियत या लोकतंत्र को बचाने का इलेक्शन है और लोगों को जो बोलने की आज़ादी है वो छीनी जा रही है। एक तरीके से इनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लगाई गई है। तो ऐसे में ईवीएम को लेकर भी सवाल किए जा रहे हैं। फिर कैसे आप जीतेंगे अगर सारी ताकतें मान लीजिए कि सरकार के साथ हैं, तो कैसे आप 2024 के इलेक्शन को पार पाएंगे? देखिए, ये बात आपकी सही है कि इन्होंने वो जो है एक जैसे कहते हैं कि बेएलानिया इमरजेंसी देश में इन्होंने नाफिज कर दिया है। किसी को बोलने का अधिकार नहीं है, किसी को अपनी इबादत करने का अधिकार नहीं है, किसी को अपनी इबादत गाह बनाने का अधिकार नहीं है, किसी को अपने शिक्षा दीक्षा लेने का अधिकार नहीं है, किसी को अपना। ये तो हो गया, सारी चीज़ें हो गई, कैसे इसको तोड़ पाएंगे? तो इसको हम जनता के बीच जाएंगे और जनता को बताएंगे, जनता की ताकत से। ये भी जनता की ताकत से आए, हम भी जनता की ताकत से आएंगे और जनता को समझाएंगे कि इन्होंने गलत किया। और जनता ये सब महसूस करती है हिंदुस्तान की कि इन्होंने हमको छला है, हमारे साथ झूठ किया है, हमारे साथ फरेब किया इन लोगों ने। इन्होंने नारा दिया 15 लाख का, उसके बाद अलग अलग नारे दिए और लोगों को इसी में लोगों को उलझाए रखा। ये उलझाने का काम सरकार करती है। इसलिए सरकार को वोटों के जरिए, हम पीडीए के जरिए चुनाव लड़ रहे हैं। पीडीए हमको जिताएगा। दलित और अल्पसंख्यक और सारे लोग मिलकर जो इस सरकार को ख़त्म करने का काम करेंगे। और जहाँ तक ईवीएम की आपने बात किया है, इस बात में सच्चाई है कि ये सरकार तमाम लड़ाइयों के बाद भी ईवीएम से क्यों नहीं हटना चाहती है। इसलिए नहीं हटना चाहती कि कहीं ना कहीं से इनका जो है वो एंटीवायरस जो है, जो विपक्ष को धोखा देना है वोटों के जरिए, वो काम इनकी होता है। कहा तो जैसा कि आप जानते हैं कि मास्टर साहब ने बहुत बारी बातें कही और बात करेंगे तो बहुत लंबी बात होगी, लेकिन हम यहीं पे इनको रोकते हैं और ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने एक बात कही कि हम पब्लिक यानी आवाम की ताकत के जरिए बीजेपी को शिकस्त देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आवाम की ताकत से ही बीजेपी इक़्तिदार में आई है। अब ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि क्या जो इंडिया अलायंस है वो आवाम को अपनी तरफ माइल करने में कामयाब हो पाता है या नहीं, ये तो 1 जून ही बताएगा। लेकिन तब तक सभी को इंतज़ार रहेगा। खैर, हम यहीं तक अपनी बात को ख़त्म करते हैं। आगे किसी और दिन किसी और मेहमान के साथ हम इसी तरीके से बात करेंगे। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।